ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी ये सोचा कि उनका कनाडा से रिश्ता होते हुए भी सिटीजनशिप उनसे कैसे छूट गई। ये वीडियो उन इंडियंस के लिए भी है जो आज यूएस या किसी और देश में रह रहे हैं लेकिन जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का कनाडा से कनेक्शन रहा है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि बिल सी क्या है, ये कानून क्यों लाया गया है, किन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और इंडियंस को इसमें खास तौर पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। हम ये भी बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन लिमिट क्या थी, उसे गलत क्यों माना गया और नए रूल्स के बाद सिटीजनशिप का रास्ता कैसे बदलता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। दिसंबर 15, 2025 को कनाडा में बिल C3 ऑफिशियली लॉ बन गया। इस लॉ का पूरा नाम है एन एक्ट टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट। इस कानून के लागू होते ही हजारों ऐसे लोग एलिजिबल हो गए जिन्हें पहले लॉस्ट कैनेडियंस कहा जाता था। ये वो लोग थे जिनका कनाडा से रियल और लीगल कनेक्शन था, लेकिन पुराने सिटीजनशिप रूल्स की वजह से उन्हें सिटीजन नहीं माना गया। अब पहले समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या थी। कनाडा में सिटीजनशिप बाय डिसेंट पर एक रूल लागू था जिसे फर्स्ट जनरेशन लिमिट कहा जाता है। इस रूल के मुताबिक अगर कोई बच्चा कनाडा के बाहर पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स भी कनाडा के बाहर पैदा हुए तो उस बच्चे को कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। ये रूल तब भी लागू होता था जब पेरेंट्स खुद कैनेडियन सिटीजन हो। इस रूल की वजह से कई फैमिलीज लीगली स्प्लिट हो गई और कई लोग सिर्फ पेपर वर्क की वजह से आउटसाइडर बन गए। दिसंबर 2023 में ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने इस रूल पर बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि लॉ अनफेयर है और ये कैनेडियंस को दो अलग कैटेगरीज में बांटता है। कोर्ट के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। कनाडा गवर्नमेंट ने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया और सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने का फैसला लिया। यहीं से बिल C3 की प्रोसेस शुरू हुई जो कई डिलेस के बाद दिसंबर 2025 में लॉ बन पाई। अब समझते हैं कि बिल C3 के बाद क्या चेंज हुआ है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो लोग दिसंबर 15, 2025 से पहले पैदा हुए थे और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन लिमिट या पुराने रूल्स की वजह से सिटीजनशिप से बाहर रह गए थे, उन्हें अब कैनेडियन सिटीजन माना जाएगा। ऐसे लोग अब प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लीगली सिटीजन होने चाहिए थे लेकिन लॉ ने आपको रोका तो अब कनाडा आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो दिसंबर 15, 2025 के बाद कनाडा के बाहर पैदा होंगे। अगर बच्चा कनाडा के बाहर पैदा हुआ है और उसका कम से कम एक पेरेंट कैनेडियन सिटीजन है तो सिटीजनशिप पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है जिसे सब्सटैंशियल कनेक्शन टू कनाडा टेस्ट कहा गया है। इस टेस्ट के तहत कैनेडियन पेरेंट को प्रूफ करना होगा कि उन्होंने बच्चे के जन्म से पहले से कम 3 साल यानी 1095 डेज कनाडा में फिजिकली स्पेंड किए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो बच्चा सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझना जरूरी है। जिन लोगों ने 2023 में आए इंटरम मेजर्स के तहत ऑलरेडी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, उन्हें दोबारा एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। IRCC अब उन्हीं एप्लीकेशंस को नए रूल्स के हिसाब से प्रोसेस करेगा। इसका मतलब यह है कि पेंडिंग केसेस ऑटोमेटिकली नए लॉ के बेनिफिट के साथ देखे जाएंगे। अब ये समझते हैं कि किन लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है या वापस मिल सकती है। इस अमेंडमेंट के बाद ऐसे लोग एलिजिबल हो सकते हैं जो कनाडा के बाहर पैदा हुए थे और जिनके पेरेंट उनके बर्थ से पहले कैनेडियन सिटीजन थे। ऐसे लोग भी कवर हो सकते हैं जिनके पेरेंट को अब नए रूल्स के तहत सिटीजनशिप मिल रही है। इसके अलावा वो लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं जिन्होंने किसी वजह से पहले अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप लूज कर दी थी यानी कि खो दी थी। अब इसे इंडियंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। बहुत सी इंडियन ओरिजिन फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पहले कनाडा गए थे, बाद में वो यूएस, यूके या इंडिया सेटल हो गए। आज कई इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस में H1B या दूसरे वीजाज पर काम कर रहे हैं जिनका फैमिली कनेक्शन कनाडा से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए बिल C3 एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बात जो है इंपॉर्टेंट जिसको हमें क्लियर करना चाहिए वो है एलिजिबिलिटी का मतलब ऑटोमेटिक अप्रूवल बिल्कुल नहीं है। सिटीजनशिप प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बर्थ सर्टिफिकेट्स, पेरेंट्स की सिटीजनशिप प्रूफ और कनाडा में स्पेंड टाइम का प्रॉपर एविडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट हुई तो केस डिनाई या फिर डिले भी हो सकता है, रिजेक्ट तक हो सकता है। देखिए, आप समझ लेते हैं कि कनाडा की सिटीजनशिप मिलने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन के राइट्स में बड़ा डिफरेंस होता है।
कैनेडियन सिटीजन इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। सिटीजन को कनाडा में एंटर करने का पूरा राइट होता है और उसे इनएडमिसिबल नहीं माना जा सकता। सिटीजन के लिए स्पाउस या पार्टनर स्पॉन्सरशिप ज्यादा सिक्योर और फ्लेक्सिबल होती है। कुछ गवर्नमेंट और सिक्योरिटी क्लियरेंस वाली जॉब सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती हैं। इसके अलावा कैनेडियन पासपोर्ट ग्लोबली स्ट्रांग माना जाता है। अब इंडियंस के लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर आप यूएस या किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो अज्यूम करें कि कनाडा का प्रोसेस आसान है, रूल्स फेयर हुए हैं, लेकिन स्क्रूटनी अभी भी स्ट्रांग है। हर डिटेल सही होनी चाहिए, डेट्स मैच करनी चाहिए और फैमिली हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी को केयरफुली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।